और मैंने तो ये तक कह रखा वीडियो में कि किसी माइकल आले में हिम्मत हो तो डिबेट करवा दे। हाँ जी बताइए, 6 साल की बेटी से शादी कर ली मोहम्मद ने, तुम्हारे ने 9 साल की बेटी से जिना कर लिया, सेक्स कर लिया, बताओ यही है तुम्हारा इस्लाम? वो बेटी जो है वो इसीलिए पैदा हुई है क्या? उसके अंग अभी पके नहीं है, वो खेली कूदी भी नहीं है, उसको पढ़ना लिखना नहीं है, माता पिता के साथ नहीं रहना है, उसको यही काम है क्या? वो पैदा इसीलिए होती है क्या? ये इस्लाम की हकीकत बता रहा हूं आपके सामने। उनकी शिक्षा क्या है? 6 साल की बेटी से शादी करेंगे, 9 साल की हो जाएगी उससे शादी कर जिना कर लेंगे, उसके साथ गलत काम कर लेंगे। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये उनका मोहम्मद कर लेगा। उन्हीं की शिक्षा है इस्लाम वालों की, सनातन धर्म की शिक्षा नहीं। जानते हैं क्या है एज ऑफ कंसेंट और क्या है एज ऑफ मैरिज? एज ऑफ कंसेंट क्या होता है? अगर आप डिक्शनरी में देखें, ये वो एज है जिसमें एक लड़का या लड़की कंसेंट दे सकते हैं, यानी अपनी रजामंदी दे सकते हैं सेक्सुअल ताल्लुकात के लिए। शादी की बात नहीं है, शादी की इजाजत बाद में। अक्सर कंट्रीज में ऐसा है, क्योंकि बेसिकली एज ऑफ कंसेंट जब बताई जा रही है तो यह कहा जा रहा है यानी कि वो लड़का और लड़की तैयार है ताल्लुकात के लिए। क्या आपको पता है एज ऑफ कंसेंट दुनिया में क्या है? आप इस वेबसाइट में जाइए ageofconsent.net, इसमें पूरी दुनिया की कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है और वहां पे एज ऑफ कंसेंट क्या है, और अगर आप कंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स भी मिल जाएगी। आप वहां पे देख सकते हैं कि 12 साल है कोई कंट्रीज में। मिसाल के तौर पे फिलीपींस में 2022 के मार्च तक भी 12 साल था, अभी 13 और 16 साल है। अंगोला में तो अभी भी 12 साल है। जापान में और दूसरी कंट्रीज में 13 साल। अब हम ये कहें कि नहीं हम जापान से ज्यादा समझते हैं तो एक सवाल उठता है। चाइना में 14 साल और चाइना के अलावा 32 कंट्रीज है जहां 14 साल है। फ्रांस में 15 साल है और फ्रांस के साथ में टोटल 25 कंट्रीज है जहां पे 15 साल की एज ऑफ कंसेंट है। यूएसए में 16 साल है और यूएसए के अलावा टोटल मिलाकर 78 कंट्रीज है जहां पे 16 साल की एज ऑफ कंसेंट है। तो हम ये देखते हैं कि ये एज ऑफ कंसेंट डिफर होती है, यानी कि आप एक जगह पर हो, एक कंट्री में हो, आपने एक बाउंड्री पार की और बाउंड्री पार करके आप दूसरी कंट्री में पहुंच गए तो एज ऑफ कंसेंट चेंज हो गई। जो चीज यहां लीगल थी वहां इलीगल है। तो पता है चलता है कि ये एज ऑफ कंसेंट और ये जो एज जो लोग बताते हैं कि नहीं यही होना चाहिए, तो आपको ये समझ में आ रहा है। जापान वालों को 13 साल समझ में आ रहा है, चाइना को 14 ईयर समझ में आ रहा है, यूएसए को 16 साल समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये चीज डिफर होती है। इस्लाम ने कोई उम्र नहीं दिया, इस्लाम ने एक सिस्टम बताया, हैज फिजिकली रेडी, मेंटली रेडी, यानी कि टोटली रेडी फॉर मैरिज। फिर उसके बाद लड़की कंसेंट दे, वली की कंसेंट दे, तब जाके मैरिज होगी। तो मतलब हम ये देखते हैं कि ये एक फॉर्मूला है जो इस्लाम ने दिया। मेरा अगला पॉइंट, आप ये रिपोर्ट देखिए। 1991 में अमेरिका में हर 1 लाख लड़कियों में से 140 लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थी। कौन सी उम्र की? 10 से 14 साल। हम कितने साल की बात कर रहे हैं? 10 साल से 14 साल के दरमियान की जो लड़कियां हैं, 140 लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थी हर 1 लाख में से। और 2020 में आए तो ये 1 लाख में से 20 लड़कियां प्रेग्नेंट होने लगी। क्यों? इसलिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत आसानी से अवेलेबल होने लगे। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज पाया जाता है 10 to 14 इयर्स के गैप में। ये यूएसए की बात है। कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक, यानी कि कुछ गोलियां होती है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती, या फिर कंडोम यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव। ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका में तो अभी हमने देखा कि एज ऑफ कंसेंट 16 साल है। तो 10 से 14 साल को कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल करके, ताकि उनके अंदर जो प्रेगनेंसीज हो रही थी वो थोड़ा नंबर कम हो जाए, ये अवेलेबल करना क्या साबित कर रहा है? मतलब एक कायदा है 16 साल, लेकिन जमीनी सतह पर कोई और चीज फॉलो हो रही है। एक आजादी है कि 10 से 14 साल भी कर रहे हो लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके करो। तो पता है चला ये हो रहा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं यहां पे। आप ये देखिए, ये है 2 एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का चार्ट। हर 1 लाख बच्चों में ये पाया जा रहा है और ये 10 से 14 साल का चार्ट है, 10 to 14 इयर्स। और ये रिपोर्ट देखिए, इसमें तो वाज़े तौर पर ये लोअर इनकम ग्रुप के बच्चों की बात हो रही है, लोअर इनकम वालों की, लेकिन उनके अंदर एवरेज एज 12 साल पाई गई। फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स यानी फर्स्ट टाइम जो सेक्सुअल रिलेशंस वो करते हैं, 12 साल की उम्र। और आप ये रिपोर्ट पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है, जो दिख रहा है आपको, बाज बच्चे 8 और 9 साल के अंदर सेक्सुअल रिलेशंस करते हैं। क्या आपको पता है ये क्या हो रहा है? एसटीडी मिल रहा है, प्रेगनेंसी मिल रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज मिल रहा है, वाज़े रिपोर्ट मिल रही है कि 8-9 साल में भी हो रहा है, 12 साल एवरेज एज है, औसत एवरेज। क्या साबित कर रहे हैं मालूम है? वो ये बात तो पक्की है, वो अपनी जिंदगियों को खराब कर रहे हैं, लेकिन वो उन थियरीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं
जो कह रहे हैं कि ये बच्चे जो है ना 18 साल के हो जाए ना, तब जाके वो फिजिकल ताल्लुकात की कैपेबिलिटी उनमें आती है, तब जाके वो फिजिकली कैपेबल होते हैं। 18 साल तक होना जरूरी है। तो ये लोग प्रैक्टिकल तौर पर धज्जियां उड़ा रहे हैं थियोरी की। क्या उड़ा रहे हैं कि नहीं वो लोग रेडी हैं। क्यों? आपको क्या लगता है प्रेग्नेंट ऐसे ही हो रहे हैं और ये सब ऐसे ही हो रहा है और वो थियोरी को फॉलो किया जा रहा है जमीनी सतह पर? तो नहीं, आपको सोचना चाहिए चीज के ताल्लुक से। ये रियलिटी है फेस टू फेस। ये रिपोर्ट जो अभी तक आप देख रहे थे ये तो करंट जमाने की रिपोर्ट है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं। नहीं 1400 साल नहीं, हम सिर्फ 140 साल पीछे जा रहे हैं, 140 ईयर्स। ये 1880 की रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के अक्सर स्टेट्स में 10 साल और 12 साल एज ऑफ कंसेंट थी। रशिया में 10 साल थी, पोर्चुगल में 12 साल थी, स्पेन में 12 साल थी, डेनमार्क में 12 साल थी। तो आप ये देख सकते हैं कि 10-12 साल ये नॉर्मल स्टैंडर्ड था सिर्फ 140 साल पहले, 140 ईयर्स। अगर आप 1400 साल पहले जाएंगे तो आप और देख सकते हैं कि अर्ली मैरिज कॉमन बात थी। और इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि अभी जो 18 साल है, इससे पहले 16 साल थी, उससे पहले 14 साल थी, उससे पहले 12 साल थी और 1860 में देखेंगे तो 10 साल थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये पुराने जमाने के सब लोग गलत, ये सब गलत। आपकी दादी नानी को भी आप देखोगे या परदादी परनानी को देखोगे तो आप देखोगे कम उम्र में उनकी शादी हुई है, यानी वो जमाने में कॉमन बात थी। तो वो सब पुराने जमाने के सब दुनिया भर के लोग गलत और हम लोग सही। वो सब चाइल्ड अब्यूजर्स, वो सब रेपिस्ट और हम लोग सही। क्या आपको लग रहा है ये सही है? अच्छा अब आगे सोचो, 10 से 12 साल हुई एज ऑफ मैरिज, 12 से 14, 16, 18, 20, अभी 21 हो रहा है। अब सोचो जमाना और आगे बढ़ता है तो आपको पता है एक पूरी लॉबी है काम कर रही है कि एज ऑफ मैरिज और आगे बढ़ाना चाहिए। आप ये गैलप की सर्वे देख सकते हैं और इस तरह की और भी रिपोर्ट्स है। ये पोल में क्या हुआ, लोगों ने ये वोट किया कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज औरतों के लिए 25 साल होनी चाहिए और मर्दों के लिए 27 साल होनी चाहिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज। और ये लॉबी काम कर रही है। तो कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि जिस तरह से एज ऑफ मैरिज 10, 12, 14, 16, 18, 21 तक आ गई तो बहुत जल्द हो सकता है 25 तक पहुंचेगी, 27 तक पहुंचेगी, 30 ईयर्स तक पहुंचेगी। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि वो जमाने के लोग अगर पीछे मुड़कर देखेंगे और ये कहेंगे 2022 के लोग, ये लोग कैसे चाइल्ड अब्यूजर्स थे, 18 साल में मैरिज को सही समझते थे, तो आप वो लोगों को क्या कहोगे? क्या आप उन लोगों को ये कहने दोगे कि हाँ हम लोग आउटडेटेड थे, हम लोग जालिम थे, हम लोग बिल्कुल अब्यूज करते थे, चाइल्ड अब्यूज? क्या आप ये बात को मानेंगे? क्या आप उन्हें हक देंगे? तो नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है और हमें वहां का कंटेक्स्ट समझना चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि हिस्ट्री में ये एज ऑफ मैरिज क्यों इतनी कम हुआ करती थी। चलिए थोड़ा उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं। आप ये चार्ट देखिए, ये करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में कि आप इंडिया में देख सकते हैं करंटली 69 ईयर्स 0.66 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एवरेज इंडियन तकरीबन 69 साल जीता है, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन एवरेज 69.66 है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा से है? तो नहीं। आप थोड़ा पीछे देखेंगे, आप ये लाइन देख सकते हैं, 1960 में जाते हैं तो एवरेज एज एक एवरेज इंडियन की 42 ईयर्स के करीब हुआ करती थी। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप ये सऊदी के बारे में देखिए, अभी वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है, लेकिन 1960 में तकरीबन 42-43 ईयर्स थी। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो 1770 की बात है, 1770, 5 कॉन्टिनेंट्स की रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 to 80 ईयर्स है, वो 1770 में तकरीबन 28 से 35 साल के दरमियान थी एवरेज लाइफ। और ये रिपोर्ट देखिए, तकरीबन 2000 अलग अलग स्केलेटन्स मिले हैं। वो स्केलेटन्स को स्टडी किया जो एंशिएंट रोमन एम्पायर के बारे में है, और रोमन एम्पायर आप देख रहे हैं कंटिन्यू होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक भी था। तो आप देख रहे हैं ये स्केलेटन्स को देखने के बाद उन्हें पता चला कि एक एवरेज एंशिएंट रोमन वर्कर 30 साल की उम्र तक उसकी मौत हो जाती थी, एवरेज की, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन एवरेज 30। तो ये सब चीज देखने के बाद एक बात क्लिक हो रही है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? कम थी। अगर आप एक और फैक्टर देखो कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, आज यूनिसेफ की रिपोर्ट देख सकते हो, हर 1000 बच्चों में से 46 बच्चे प्यूबर्टी से पहले यानी बालिग होने से पहले उनका इंतकाल हो जाता है, 1000 में से 46। लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट देखोगे तो पुरानी सिविलाइजेशंस में 43 अलग अलग सिविलाइजेशंस का जायजा लिया गया और देखा गया 43 अलग अलग सिविलाइजेशंस थी, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन थी, उनके अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा था कि 46.2%। अभी 46,000 में से है, उस जमाने में 100 में से 46 का इंतकाल हो जाता था, यानी बच्चों में से
46 के करीब बच्चे बालिग होने से पहले ही मर जाते थे। यानी अगर आप उस जमाने में रहते हो और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो 2 में से एक तकरीबन उसका इंतकाल हो जाएगा बालिग होने से पहले, ऑन एन एवरेज उसका इंतकाल हो जाएगा। और ये होता था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा सोचो, आप उस जमाने में रहते हो और आपको पता है कि तकरीबन 35 साल आपकी एवरेज उम्र है। कभी ज्यादा भी जी सकते हैं, कभी कम भी, लेकिन एवरेज 35 है। कोई ज्यादा भी जी लेगा 60-70 तक, लेकिन कोई कम भी जिएगा। और आपको यह भी पता है कि चाइल्ड में बच्चों का इंतकाल हो जाता है और 100 बच्चे हैं तो 46 का इंतकाल हो जाता है बालिग होने से पहले। तो मुझे आप यह बताओ कि कब स्टार्ट करोगे, कब शादी करोगे आप? यानी तकरीबन 35 साल में इंतकाल हो रहा है तो क्या 30 साल में शादी करोगे? 25 साल में शादी करोगे? और अगर आप इतना लेट शादी करोगे तो एक बात समझ लीजिए कि आपके बच्चे बालिग होने से पहले ही बहुत हाई चांस है वो यतीम हो जाएंगे। एक और फैक्टर सोचिए कि वो जमाने में बच्चे सोसाइटी में रहते थे, इस वजह से वो एक्सपोज होते थे, इस वजह से वो जल्दी मैच्योर हो जाते थे मेंटल तौर पर। हमारे बच्चे आज हम देखते हैं कि स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जब एक एजुकेशनल सिस्टम में लॉक्ड रहते हैं और सोसाइटी में एक्सपोज नहीं होते तो वो लोग इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन ये भी फैक्टर देखना चाहिए। तो ये एक सवाल है और मेरा सवाल ये है वो सारे लोगों से कि व्हाट डू यू थिंक 1400 साल पहले क्या होनी चाहिए थी मिनिमम एज ऑफ मैरिज? आप बताओ कि वो जो लोग जिनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 35 साल थी, उनकी एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए थी? कौन बेहतर समझ सकता है, वो लोग या आप? और आपको क्यों लगता है कि वो लोग गलत थे और आप यहां बैठकर 2022 में बैठकर आप पीछे मुड़कर कहोगे कि नहीं, उनकी एज ऑफ मैरिज इतनी होनी चाहिए थी, दिस शुड हैव बीन द एज ऑफ मैरिज? तो नहीं, मैं कहता हूं आप फैसला करने वाले कौन हो कि उनकी शादी कब होनी चाहिए थी? वो लोग बेहतर फैसला कर सकते थे अपने हालात को समझते हुए, अपनी सिचुएशन को समझते हुए। और इसी वजह से आप देखोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन भी थे, जो इस इंतजार में रहते थे कि कहां कोई चीज मिल जाए जिस पे वो एतराज उठाए, कोई ऑब्जेक्शन उठाए, उन्होंने कई एतराज उठाए जो जिक्र है कुरान में, उनके जवाब भी है, लेकिन ये एतराज किसी ने नहीं उठाया कि वो उन्होंने 54 ईयर्स के अंदर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जब रुखसती हुई उनकी 9 ईयर्स थी, ये एतराज किसी ने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी में कॉमन था। सिर्फ उस सोसाइटी में नहीं, उसके बाद भी कॉमन था। हम 140 साल पहले तक देख चुके हैं, हम तो 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे वो जमाने की जो दूसरी सिविलाइजेशन थी, जैसे रोमन्स थे या जैसे दूसरे लोग थे, उनके राइटिंग्स मौजूद है, उनमें से किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि उनमें भी ये चीज प्रैक्टिस होती थी। सवाल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुश्मन भी थे उन्होंने दूसरे एतराज उठाए, लेकिन ये एतराज कभी किसी ने नहीं उठाया। ऐसा क्यों? अब आइए दूसरे मजहबों की तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदुइज्म के 3 जो बड़ी पर्सनैलिटीज है, जैसे राम, कृष्ण और शिव, तीनों के ताल्लुक से आप रेफरेंसेस के साथ देख सकते हैं। ये रिपोर्ट मिलती है, जैसे राम जी के ताल्लुक से आता है कि 6 इयर्स की उम्र में उन्होंने सीता से शादी की। कृष्णा के ताल्लुक से आता है कि उन्होंने रुक्मिणी से 8 साल की उम्र में शादी की। और शिव के ताल्लुक से आता है उन्होंने पार्वती से 8 साल की उम्र में शादी की। और सबके रेफरेंसेस मौजूद हैं हिंदू किताबों से, आप देख सकते हैं। महाभारत का ये कोटेशन देखिए कि एक आदमी जो 30 साल का है उसे 10 साल की लड़की से शादी करना चाहिए, और एक आदमी जो 21 साल का है उसे 7 साल की लड़की से शादी करना चाहिए। यही सेम बात लॉज ऑफ मनुस्मृति के अंदर भी आप देख सकते हैं। और ये चीज के ताल्लुक से आर्टिकल्स मौजूद है जिसमें मोर देन 50 अलग अलग रेफरेंसेस हैं। ये तो मैंने चंद रेफरेंसेस बताया सिर्फ एक बताने के लिए, और यहां पे मैं किसी रिलीजन को अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिस्टोरिकल तौर पे बता रहा हूं कि रिलीजन्स ये बात मानते आए हैं। इंडिया के ताल्लुक से आप देख सकते हो कि 2016 से पहले के 10 सालों में 1 करोड़ 20 लाख शादियां हुई बच्चों की बिलो 10 ईयर्स, और उसमें से 84% हिंदू और 11% मुस्लिम। तो आप ये देखते हैं कि ये बात मानी जाती है, मासेस में ये चीज फॉलो होती है, और ये चीज मौजूद है इंटरनेशनल तौर पर। आप अमेरिका की मिसाल देखिए, अमेरिका की मिसाल में आप ये देखोगे कि चाइल्ड मैरिज को बैन करने में जो इवेंजलिस्ट है, जो क्रिश्चियन प्रीचर्स है, जो मिशनरीज है, वो लोगों का प्रेशर है अमेरिकन गवर्नमेंट पे कि चाइल्ड मैरिज को बैन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका की रिपोर्ट देखिए कि तकरीबन पिछले 15 सालों में 2 लाख बच्चों की शादियां हुई, 2 लाख बच्चों की शादियां हुई अमेरिका में। क्योंकि कुछ स्टेट्स के लॉज के अंदर ऐसे कुछ प्रोविजन है कि जज की इजाजत से, पेरेंटल कंसेंट से कम उम्र में, यहां तक कि आप देख सकते हो कि 10 साल में भी शादी हुई। अभी के जमाने की बात कर रहे हैं हम, पुराने जमाने की नहीं बात कर रहे हैं। 10 साल की लड़की की भी हुई, 11 साल के लड़के की भी हुई, और कई सारे ऐसे माइनर्स की शादी हुई। अमेरिका की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि बताते टाइम पे मैं भी बच्चे बच्चे बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत में उनमें से कितने रियली बच्चे हैं, नहीं है, ये बात सोचनी चाहिए। देखो, अगर कोई रियली माइनर है ना,
तो हम भी उस चीज़ को अपोज करते हैं। छोटा बच्चा है या बच्ची है जिसको मेंसेस भी नहीं आए हैं, फिजिकली रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है, उसकी शादी की जा रही है, गलत है ये बात, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन अगर मान लो वो फिजिकली रेडी है, उसको मेंसेस आ चुके हैं, मेंटली रेडी है, और अगर आप कहो कि नहीं नहीं तुम 18 साल नहीं हुए ना, तुम बच्चे हो, अब इमेजिन करिए प्रेग्नेंट होके आ रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो रही है, लेकिन नहीं नहीं तुम बच्चे हो, तो ये बात क्या आपको समझ में आ रही है? जब इंटरनेशनल तौर पर ऐसी कोई उम्र कैद नहीं है, अलग अलग उम्रें मिलती है, तो हमें भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट चीज, फेमस पर्सनालिटीज इंडिया की जिनकी चाइल्ड वाइफ्स थी, मैं आपको सिर्फ 3 मिसालें दूंगा। पहली मिसाल बाबा साहेब अंबेडकर की, उनकी बीवी रामाबाई 8 साल की थी जब शादी हुई। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले ग्रेट लीडर बाबा साहेब अंबेडकर। एक और मिसाल हम देखेंगे एक साइंटिस्ट की, सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्हें कितने सारे अवार्ड्स मिले और कितनी सारी डिस्कवरीज थी उनकी। उनकी बीवी उषा भाटी घोष 11 साल की थी जब शादी हुई। उसी तरह एक तीसरी मिसाल, ग्रेट फिलोसोफर एंड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी बीवी 9 साल की थी मृणाली देवी जब उनकी शादी हुई। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप इन सारे पर्सनालिटीज और सारे ग्रेट लोगों को, उनको भी वैसे बैड अब्यूजेस और गलत बातें जो आप लोग आज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यूज करते हैं, चाइल्ड अब्यूजर्स, रेपिस्ट, औज़ बिल्लाह, क्या आप ऐसी तोहमतें क्या इन पर्सनालिटीज के ताल्लुक से भी लगाओगे? और आप खुद सोचिए एक इंपॉर्टेंट बात कि जहां पर ये मिनिमम एज ऑफ मैरिज बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है, 18 तक आ गई, 21 तक आ रही है, फिर और बढ़ेगी आगे, तो आपको पता है क्या होता है इसमें? इसमें यह होता है कि जितना ये लेट होता है, यानी उतना टाइम बगैर शादी के एक मैच्योर पर्सन को रहना पड़ रहा है। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से गलत ताल्लुकात के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं, ये यूएसए की रिपोर्ट है कि यूएसए में 100 बच्चों में से 40% बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं, और यही सेम फिगर अगर आप फ्रांस में देखो तो 57% बच्चे आउट ऑफ मैरिज पैदा हो रहे हैं। और ये बच्चे जो आउट ऑफ मैरिज पैदा होते हैं, आप खुद सोचो कि फादर क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्या उनका खर्चा देगा? क्या उन्हें अपना नाम देगा? क्या फादर की विरासत में नाम होगा? नहीं, शादी नहीं हुई है, शादी के बगैर पैदा हुए। इसी वजह से कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अमेरिका में तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे, हर 4 बच्चों में से एक बच्चा अकेली मां बड़ा कर रही है, बाप का भी रोल प्ले कर रही है, मां का भी रोल प्ले कर रही है। आप खुद देखिए और सोचिए। इसी वजह से आप देखते हैं कि ऐसी माओं में 28% माएं सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी में चली आती है। आप खुद सोचिए, क्या ये सही है, गलत है? अमेरिका की 33 करोड़ पॉपुलेशन में से 11 करोड़ को एसटीडी हो गया है, ये सारे इस कल्चर की वजह से। तो क्या आप इस कल्चर को, इस चीज को सही समझते हो या गलत समझते हो? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप गलत समझते हो, गलत ही समझना चाहिए, ये एक रॉन्ग चीज है इंसानियत के एतबार से, तो फिर हमें अपनी एज को जो हम आगे बढ़ाते आए हैं उसे करीब लाना होगा, वहां पे उस पॉइंट पे ले जाना होगा जहां पर लड़कियां मैच्योर हो जाती है, फिजिकल तौर पर प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है, फिजिकल तौर पर रेडी होती है, मेंटल तौर पर भी रेडी होती है। तो गलत रास्ते नहीं, उनके लिए सही रास्ता हमें ओपन करना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चीज के बारे में जरा सोचिए। और इस्लाम ने वो फॉर्मूला दिया जो कोई एज नहीं है, जो ये सारे चीजों के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। आइए हम आखिरी पॉइंट पर आते हैं कि क्या आयशा रदियल्लाहु अन्हा एक विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज थी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाइल्ड अब्यूजर थे, नऊजुबिल्लाह। सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी पे इल्जाम लगाओ तो विक्टिम में भी वो चीज मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से कहो कि तुमने उसको गोली मार दी है, तो जो विक्टिम है उसके ना गोली तो मिलनी चाहिए ना, कुछ उसके असरात तो दिखने चाहिए, गोली लगी है उसे, कुछ तो मिलना चाहिए ना। क्या आयशा रदियल्लाहु अन्हा कोई विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज थी? तो क्या आपने देखा है कि चाइल्ड अब्यूज के जो विक्टिम्स होते हैं उनका क्या हाल होता है? उनका ब्रेन डेवलपमेंट इंपेयर्ड हो जाता है, रुक जाता है, फिजिकल तौर पर उन पर असर आते हैं, साइकोलॉजिकल तौर पर असर आते हैं, रिलेशनशिप्स कायम नहीं कर पाते हैं, उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, दूसरों के साथ अब्यूजिव बन जाते हैं, और कई सारे असरात के बाद उनके अंदर अक्सर अर्ली डेथ मिलती है। ये सारी चीजें क्या आयशा रदियल्लाहु अन्हा में मिल रही हैं? तो नहीं, वो तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी हैं, एक ऐसी लेडी हैं जो असर्टिव थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी बात किया करती थी। एजुकेशन, लोग एजुकेशन की बात करते हैं, आयशा रदियल्लाहु अन्हा उस जमाने की स्कॉलर थी। यहां तक कि अगर आप देखो उस जमाने का जो मेडिकल साइंस था उसमें भी वो बहुत नॉलेजेबल थी। तो आप उनकी पूरी पर्सनालिटी देखिए, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा करती थी, अपने ओपिनियंस बाद के दौर में भी असर्टिवली बताया करती थी, यहां तक कि उन्होंने एक फौज भी लेकर के एक जंग की। तो ये सारी बातों से क्या पता चलता है कि वो विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज नहीं थी। जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं, मैं कहता हूं आपके पास कोई प्रूफ है? क्या आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? और एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप आयशा रदियल्लाहु अन्हा के ये आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को
डिनाई कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। आखिर में ये सारे पॉइंट्स के बाद मैं एक बात कहकर ख़त्म करूंगा कि जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनकी मदर जिन्होंने उनको तैयार किया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब उनके फादर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनकी सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं था, यहां तक कि उनके दुश्मनों को भी प्रॉब्लम नहीं था, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? माइंड को ओपन करिए, ज़रा सोचिए। जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इल्ज़ाम यहाँ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि छोटी बच्चियों की शादी कराई जाए, लेकिन जो बच्चियाँ एज हो चुकी है और तैयार है उनकी शादी करना कोई गलत नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस रिसर्च